नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से किया आंदोलन वापस लेने की अपील। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कहा, कायम रहेगी एमएसपी और मंडियां, गुमराह करने वाली ताकतों से बचने की बताई जरूरत। प्रधानमंत्री की अपील पर किसान नेता बातचीत के लिए तैयार। कोरोना के खिलाफ जीत को प्रधानमंत्री ने बताया देशवासियों की कामयाबी। कहा, भारत के कोविड प्रबंधन की दुनिया कर रही है तारीफ। देश में तेज गति से चलाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। राज्यसभा से बिना किसी संशोधन के स्वीकार हुआ धन्यवाद प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 उच्च सदन में हुआ पारित। जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को एजीएमयूटी कैडर में लाने का प्रावधान। लोकसभा से मंजूरी के बाद विधेयक लेगा अध्यादेश की जगह। और उत्तराखंड के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जोरों पर राहत और बचाव का अभियान। 24 लोगों की मौत, 200 से अधिक अभी भी लापता। आपदा पर राज्यसभा में जताई गई चिंता। उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में आज बिना किसी संशोधन के मंजूर हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण को दुनिया में नई आशा जगाने वाला और आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई, लेकिन किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर चुप्पी रही। उन्होंने कहा कि मूलभूत मुद्दे पर चर्चा होती तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की, वहीं सदन के माध्यम से किसानों को यह आश्वस्त किया कि एमएसपी है, थी और रहेगी। उन्होंने कहा मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को मिलकर कृषि क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाना चाहिए, ताकि देश को आगे ले जाया जा सके। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को बातचीत का न्योता देते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ।
धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसानों के मुद्दे पर चर्चा को गंभीरता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार के अच्छे प्रयासों की सराहना की और अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कथन भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने कृषि से जुड़े एक बड़े बाजार की वकालत की थी। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह करने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने देशवासियों को आंदोलन जीवियों की नई जमात और नई एफडीआई से बचने की सलाह दी। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। उन्होंने कहा, भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, ना स्वार्थी, ना आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। अनकोट। दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती है, हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है और इस दिशा में काम जारी है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए गरीबी से मुक्त होना ही पड़ेगा। तो मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज दोबारा आने के बाद भी यही बात को दोहरा रहा हूं और हम न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है। उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। कोरोना काल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान भारत ने वैश्विक संबंधों में खास जगह बनाई। उन्होंने कोरोना काल में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राज्यों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, आज भारत अवसरों की भूमि है और अनेक अवसर भारत का इंतजार कर रहे हैं। कि जरा पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वो देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। राज्यसभा से आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है।
इसके जरिए जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को AGMUT कैडर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर में लाने का प्रावधान किया गया है। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक इसी साल 7 जनवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। मैं बताना चाहता हूं, जो 70 साल में जम्मू कश्मीर विकास हुआ है, इस यूटी बनने के बाद अगर कंपेयर किए तो स्पीडी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में सभी पार्लियामेंट का निर्णय और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इन लॉज की स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, स्कीम्स को अमल करने के लिए और प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए कैडर की बेटर स्ट्रेंथ और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर्स बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के अगमोट कैडर के मेजर के प्रपोजल से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अगमोट कैडर के माध्यम से ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों का सेवा ले सकते हैं और अधिकारियों का संख्या भी बढ़ेगा। पहले गवर्नर रूल और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से यूटी बनी, तो तब से अगर इसी कार्डर से काम चल रहा था, तो अगर आपने स्टेटहुड देनी है कुछ महीनों में, तो जब इतने साल चल रहा था उसी कार्डर से काम, तो इसको आप मर्ज करने की क्या जरूरत? मैं चाहता हूं कि जितने भी ऑफिसर जिनके जम्मू कश्मीर में भेजे जाए, बाकी स्टेटों के साथ जिनके विलय किए जाए, ताकि वहां का निर्माण, वहां का कार्य, वहां की गति, जिस गति से जिनके हमें चलना पड़ेगा, हम उस गति से चलकर जम्मू कश्मीर का नया निर्माण करवा सकते हैं। हमारे जो 61,000 डिलीवेजर थे, जब यहां धारा 370 को हटाया गया, उनको शायद ये उम्मीद थी कि नया कश्मीर में हमारा मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। I think this is just an amendment which is necessary for bringing completeness to the act, and therefore I support this particular bill. Thank you, sir. Thank you. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 आज उच्च सदन में पेश किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदन में विधेयक उन्होंने पेश किया। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनाधिकृत विकासों के कुछ रूपों की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण जारी रखने के लिए 2011 के अधिनियम की विधि मान्यता की अवधि को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्यसभा में आसन के खिलाफ YSRCP सांसद वी विजय साई रेड्डी की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की कई सदस्यों ने कड़ी आलोचना की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी YSRCP सांसद के व्यवहार से वो व्यथित दिखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसन को निष्क्रिय बनाने का प्रयास सफल नहीं होगा। Sir, at the beginning of 0 hour, certain references were made to the chair by certain members of a certain political party. So they were highly objectionable references, and I would request you to please take note of it and take the necessary actions. This is not desirable, sir. All the as person on the chair, sir, nobody appreciated it, sir. So this should be not only be condemned, sir, some certain actions should also be taken as per the rule. But this sort of, in spite of chairman saying this is not done, continuously making allegations. The idea is to make chairman dysfunctional. And there are methods. If you don't have confidence in the chairman, I have no problem. But I will not be cowed down by this sort of efforts for making the chair dysfunctional. The day I assumed this post, even before I accepted this proposal, I have resigned from the party. And since then, I have not been going to any political programs or attending any such functions where they are affiliated to one particular part.
And this is a decision for me during the course of my lifetime because of this August this constitutional responsibility and the House. I thought that's proper to do it. I have done it. And suddenly somebody says that your body is here, heart is there and somewhere and all. My heart is with the country. My heart is with the Constitution. My heart is with the people of India. I don't worry about this, but as a human being, normally it pains. I'm happy the leader of the opposition and the chief whip and other seniors have taken note of it. And the other leaders of the parties also disassociated with such remarks. I feel really sad. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने रक्षा के क्षेत्र के 101 उपकरणों के स्वदेशीकरण का निर्णय लिया है। इन्हें बाहर से नहीं मंगाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि फ्रांस से 11 राफेल विमान आ चुके हैं और इस साल मार्च तक 17 राफेल लड़ाकू विमान आ जाएंगे। अगले साल अप्रैल तक सभी राफेल विमान भारत पहुंच जाएंगे। और इस बारे में राज्यसभा में वे शांतनु सेन के पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। बाद में पी भट्टाचार्य के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि सेना की सबसे बड़ी सफलता इस बात में है कि उन्होंने पाकिस्तान की हरकतों को सीमा तक सीमित कर दिया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी खेमे में इस बात की खलबली है कि जम्मू कश्मीर में अमन लौट रहा है, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन बढ़ा दिया है। बराबर इन्फिल्ट्रेट आतंकवादियों को भारत की सीमा में कराने के लिए उसके द्वारा जो है पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर वायलेशन किया जाता है। कभी कभी भारत के अंदर जो आतंकवादी हैं, उनके जो आतंकवादी हैं, उनको फिर से भारत से निकालने के लिए भी सीज फायर वायलेशन का सिलसिला उनके द्वारा किया जाता है। ये बराबर उनके द्वारा यही कोशिश होती है। इधर कुछ नंबर बढ़ा भी है सीज फायर वायलेशन का। वो इसलिए बढ़ा है कि इस समय कार्रवाई कुछ ज़्यादा हो रही है। जब कभी भी कश्मीर में अमन अमान के हालात पैदा होने की स्थिति बनती है तो उस समय सीज फायर वायलेशन भी पाकिस्तान के द्वारा, सभापति महोदय, यह अधिक होता है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यकीन होना चाहिए बहुत ही प्रभावी तरीके से हमारी सेना जो है सीमा के ऊपर कार्रवाई कर रही है। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा हुई। हालांकि जब सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू हुई तो विपक्षी दल कृषि सुधार से जुड़े कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे और अवरोध पैदा होने की वजह से कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को पूरा करने में सहयोग की अपील की। इसके बाद बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया। इसके बाद बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे। धन्यवाद प्रस्ताव पर अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखी। सदन में चर्चा जारी है। देखिए, मैं चाहूंगा कि जितना लोग समय चाहते हैं समय दें, लोग बोलें, अपनी बात को खुलकर सदन के सामने रखें। एग्रीकल्चर बिल पर बोलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बिल पर बोल लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो हमारी एक स्वस्थ परंपरा है उसको कायम रखें हम सभी लोग मिलकर, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखते मुझे शुरुआत का वो दिन याद आता है जब कोरोना शुरू हुआ था। तब मास्क, पीपी किट बनाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मोदी जी ने उस समय नारा उठाया था, आपदा को अवसर में बदल लेना प्रेरणा दिया था और आत्मनिर्भर अभियान का नारा उठाया था। सिर्फ 2 ही महीनों में हमारे रिकॉर्ड्स पीपी किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, लैबोरेटरीज बना के देशवासियों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत दी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से छोटा काम करने वाले जैसे जूता सिलने वाले, प्रेस करने वाले, खेतीहार मजदूर, गाड़ी चलाने वाले, ईंट भट्टा मजदूर, मिट्टी के दीपक खिलौने बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले और ऐसे जो छोटे छोटे मजदूर हैं, उन सबको जो है ना पेंशन देने का अभूतपूर्व काम किया गया। कि संभाल जाओ,
संभाल जाओ ये बीजेपी वालों, किसानों के खिलाफ जंग मत छेड़ो। किसान हमारा भाग्य विधाता है, किसान हमारा अन्नदाता है। अगर किसान ना होते तो हम, आप, तुम, कोई ये सदन में आने का मौका नहीं मिलते। This is the 72nd day wherein our farmers are suffering and undergoing picketing and just praying before the mighty government of India to see that all the draconian laws, all the 3 laws should be withdrawn immediately forthwith without any delay, sir. मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 से जुड़ी बारीकियों के बारे में सांसदों को जानकारी देने के लिए संसद भवन परिसर में आज एक अहम बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के कई सांसदों ने हिस्सा लिया और विधेयक में किए गए प्रावधानों के बारे में जाना। संसद सदस्यों ने कानून मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विधेयक से जुड़े कई पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद से व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मुकदमों में कमी आएगी और आर्बिट्रेशन पहले से बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। ये जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस को जो एक्ट में बदला जा रहा है, इसके बारे में जो जानकारियाँ दी गई वो बहुत ही उपयोगी थी, ताकि सदस्य जो बेहतर तरीके से इस पर अपनी बात रख सकें। और मुख्य रूप से जो आर्बिट्रेशन है, जो आपसी वाणिज्यिक विवाद होते हैं, जो कॉमर्शियल विवाद होते हैं, वो लोग आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं और आर्बिट्रेशन के माध्यम से उसका निष्पादन होता है। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पिछले हफ्ते गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था। अभी इस विधेयक पर सदन में चर्चा होना बाकी है। लोकसभा से मंजूरी के बाद ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। संसद से मंजूरी के बाद ये विधेयक पिछले साल नवंबर में जारी हुए अध्यादेश की जगह लेगा। इस विधेयक में संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही हुई है। तपोवन में एनटीपीसी और ऋषि गंगा का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। पूरी नदी मलबे में तब्दील हो गई है और मलबा धीरे धीरे बह रहा है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अब तक 24 शव मिल चुके हैं, जबकि अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक इस क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। हादसे के बाद से तपोवन में टनल से मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। टनल के अंदर पहुंचकर रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग्स को भी लगाया गया है। जिला प्रशासन, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी और रक्षा बल की टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी हैं। हादसे की वजह से कई गांवों की कनेक्टिविटी टूट गई है। प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राशन के पैकेट और अन्य आवश्यक वस्तु की आपूर्ति की जा रही है। उत्तराखंड त्रासदी पर आज राज्यसभा में भी चिंता जताई गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात कर आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी ली। The entire house and for that matter country is really concerned. It feels sad of what is happened in Uttarakhand. Today morning, in the first hour itself, I spoke to the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, and the Chief Minister told me that all efforts are on, and there is no certainty about the number of casualties. वहीं उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी आपदाओं से भविष्य में निपटने के लिए पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय शोध करें। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान यूनियन ने सरकार से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के लिए अपील के बाद से किसान संगठन के नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं और सरकार अगले दौर की वार्ता के लिए दिन और वक्त तय करे। सरकार की अब तक किसान संगठनों के साथ 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। देश ने 60 लाख से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत ने महज 24 दिन में इस लक्ष्य को हासिल किया और सबसे ज्यादा लोगों को टीका लगवाने वाले देशों की सूची में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आ गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 11 राज्यों में 65% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स का टीका लगाया जा चुका है। वहीं 11 राज्य ऐसे हैं जहां पे 40% से कम हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया गया। आज 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,23,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। इसके साथ ही अब तक 60,35,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। और इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की जो दर है वो 97.20% हो गई है। रविवार को 11,831 नए मामलों की पुष्टि हुई, वहीं 11,904 लोग स्वस्थ हुए। इसके बाद ही अब तक 1,05,00,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,48,609 है, जो कि संक्रमित मामलों का केवल 2.37% है। पूरे देश में रविवार को 5 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 20,19,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग में रेंज में आज से भारतीय और अमेरिकी सेना का साझा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। युद्ध अभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। इस अभ्यास में 270 अमेरिकी सैनिकों का दल हिस्सा ले रहा है। ये संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग में एक और कदम है, जो भारत अमेरिका संबंधों में लगातार हो रही मजबूती को दर्शाता है। 2004 में शुरू हुए भारत अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला में युद्ध अभ्यास 16वां संस्करण है। इस अभ्यास में पारंपरिक, गैर परंपरागत और अलग अलग तरह के खतरों के खिलाफ लड़ाई के लिए दोनों सेनाएं खुद को तैयार करने पर ध्यान देंगी। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।